हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपोरेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच a liquid changes into gaseous state. A liquid changes into gaseous state below its boiling point. Gaseous state below its boiling point. Below its boiling point. देखिए, जो इवेपोरेशन और बॉइलिंग है, इसमें हम हमेशा कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन दूर करते हैं हम। बॉइलिंग क्या हमने पढ़ा था? When a liquid changes into gaseous state, it is known as what? Boiling. But below boiling point, यानी कि उसको बॉइल नहीं करना है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब कोई लिक्विड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो रही है वेपर स्टेट के अंदर, उसको हम कह रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट पर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में बदल रहा है तो उस फिनोमिना को हम कहेंगे बॉइलिंग। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वो चीज हो रही है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन बहुत सब लोगों ने देखा है कि हम बहुत इजीली इसको समझते भी हैं कि जो गर्मी होती है उससे जब सन का जो लेयर है, सन की जो एनर्जी आती है वाटर को इवेपोरेट कर देती है, उसको रिमूव कर देती है। तो इवेपोरेशन जो है ये तो हुआ उसकी डेफिनेशन। दूसरी बात देखते हैं कि इवेपोरेशन जो है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इट इज अ सरफेस फिनोमिना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सरफेस फिनोमिना? सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है, सपोज करो ये एक वाटर का लेयर है, चाहे आप इसको मान लीजिए एक कंटेनर में पानी मान लीजिए, चाहे समुद्र का पानी मान लीजिए, चाहे नदी का पानी मान लीजिए। अब ये मान लीजिए वाटर के जो पार्टिकल्स है ये उसकी अपर लेयर है, ठीक है, ये उसकी अपर लेयर है। सनलाइट से सोलर एनर्जी आई और जब सोलर एनर्जी आती है तो उन्होंने जो फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स है उसको काइनेटिक एनर्जी दी, सोलर एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी मिली और ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए। तो ये अब ये पार्टिकल्स सारे ऊपर की लेयर के इवेपोरेट हो गए, अब नीचे वाली लेयर ऊपर आ गई, अब ये पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए। तो ये कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो इवेपोरेशन होता है वो उसको आपको नहीं करवाना, वो अपने आप से होता है। इट अकर्स बाय इट्स ओन, आपको टेम्परेचर खुद नहीं बढ़ाना है। इट अकर्स बाय इट्स ओन, इट अकर्स बाय इट्स ओन। एक और चीज, इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग भी करता है। इट कॉजेज कूलिंग, ठंडक मिलती है इवेपोरेशन से। अब इवेपोरेशन से ठंडक क्यों मिलती है? देखो, अगर हम ये बहुत इजी देखते हैं कि जब हम कई बार जब गर्मियों के दिनों में छत पर या बाहर खुल जो मिट्टी वाला एरिया होता है वहां पे सोने से पहले हम छिड़काव करते हैं पानी का। जब आप पानी का छिड़काव करते हो तो गर्म जमीन पे पानी डाला तो पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया। जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो जो एनर्जी है, जो गर्म एनर्जी लैंड के अंदर थी वो भी उसके साथ इवेपोरेट हो गई। जब गर्म एनर्जी वहां से चली गई, एनर्जी रिलीज हो गई, हॉट एनर्जी रिलीज हो गई, तो क्या बच गया? ठंडा बच गया। तो हमें कूलिंग फील होती है। इसको और डिटेल में हम करेंगे। इसके बाद में हम देख लेते हैं पहले कि द फिनोमिना या द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द इवेपोरेशन प्रोसेस, कि इवेपोरेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इवेपोरेशन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखिए, नंबर 1, जो फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं उसमें पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, चलिए देखिए, सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है
तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी, कम। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, आप क्या काम करिए, एक कोई हैंकरचीफ लीजिए या कोई भी एक कपड़ा लीजिए, उसको पानी में डिप कर लीजिए और उसको आप पानी बाहर छत पे सुखाने के लिए रख दीजिए। दो तरीके से रखिए, एक तो उसको पूरा खोल के, ठीक है, मान लो ये एक रुमाल है, उसको मैंने पूरा खोल के छत पे सुखाने के लिए रखा, और एक इसी रुमाल को पूरा एक बॉल क्रम्प करके उसका सरफेस एरिया काफी कम कर दिया और उसको सुखाने के लिए रख दिया। बताओ कौन से केस के अंदर जल्दी चीज सूखेगी, जहां इस केस में, क्योंकि ये क्या है, सरफेस एरिया मैक्सिमम है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग देखते भी होंगे जब हम लोग अपने कपड़े ड्राई करते हैं सन के धूप में, तो हम अपने कपड़ों को, चाहे साड़ी हो बड़ी लंबी या कोई चादर हो, हम उसको पूरा फैला के सुखाते हैं। उसका कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सेकंड बात करते हैं टेम्परेचर की। तो सेकंड जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा। इसीलिए गर्मियों के अंदर समर सीजन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और विंटर्स में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगी, तो वो भी एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है वो डिपेंड, अगर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन वाटर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, उसे हम उसकी ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी क्या होगी, कम। तो ह्यूमिडिटी जो है इनवर्सली अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। चौथा फैक्टर हम देखते हैं बच्चों, वो है विंड स्पीड। हाँ, अगर हवा की स्पीड ज्यादा है, अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा एक और चीज जो इफेक्ट करती है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर। अब जैसे पानी है, ठीक है, अब पानी को अगर हम इवेपोरेट करना चाहें तो उसको इवेपोरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा अगर हम स्पिरिट या जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना, उसको अगर हम हाथ में रखते हैं और हाथ पे रखते ही वो इवेपोरेट हो जाता है। तो हम नेल पेंट रिमूवर की बोतल अगर खुली रह जाए तो थोड़ी देर में वो पूरी खाली हो जाती है बोतल। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो नेल पेंट रिमूवर है उसके अंदर में स्पिरिट जो प्रेजेंट रहती है उसका वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल मतलब जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और वाटर ऐसा नहीं होता। तो इवेपोरेशन का जो फैक्टर, इवेपोरेशन जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी अलग अलग होती है। तो ये हमने देखे कुछ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इवेपोरेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, और आपको पता भी होना चाहिए कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क होता है। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, पहला फर्क कि इवेपोरेशन जो होता है इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन हमेशा किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है, और जो बॉइलिंग है इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होना जरूरी है, उसी बॉइलिंग पॉइंट पे वो लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा। इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। अभी मैंने बताया आपको कि सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या होता है, जबकि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है, पूरा एक साथ होता है। ओके, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ये सरफेस का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप बॉईल करोगे तो आप सबसे पहले हीट कौन से एरिया पे देंगे, यहाँ हमने बॉईल किया, ये वाटर है, तो सबसे पहले तो हीट यहीं जाएगी और यही हीट पूरे जगह पे स्प्रेड होगी। तो ये एक बल्क फिनोमिना है, जबकि इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। तीसरा डिफरेंस, इवेपोरेशन जो होता है इट अकर्स बाय इट्स ओन, इट अकर्स बाय इट्स ओन, वो अपने आप होता है।
हम नहीं करवाते हैं, ओके। और इवापोरेशन जो है इट डज नॉट अकर बाय इट्स ओन, इसको करवाना पड़ता है, आपको हीट देनी पड़ेगी। इट डज नॉट अकर बाय इट्स ओन। इवापोरेशन जो है वो उससे ठंडक होती है। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इट कॉजेस कूलिंग। जबकि जो बॉइलिंग है उससे ठंडक नहीं होती। इट डज नॉट कॉज कूलिंग, इट डज नॉट कॉज कूलिंग, इससे ठंडक नहीं होती। तो ये इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, आपको याद रहने चाहिए, सिंपल डिफरेंसेस है, कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्यों इवापोरेशन से कूलिंग होती है, और कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं कि इस कंडीशन पर ही क्यों वो ठंडक करता है, जैसे डेजर्ट कूलर का है। सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि इवापोरेशन से ठंडक क्यों होती है। Why evaporation causes cooling? इवापोरेशन से ठंडक क्यों होती है। देखिए इवापोरेशन का मतलब क्या हुआ, ये कोई सरफेस है पानी का, इसके ऊपर ये सन एनर्जी आई और इसने इस पार्टिकल को ले गई, तो एनर्जी भी इसके साथ साथ यहाँ की जो एनर्जी थी वो भी चली गई, हीट एनर्जी भी चली गई। अब किसी पार्टिकल से हीट एनर्जी अगर चली जाती है तो वहां पे क्या रह जाएगा, ठंडक, कम टेम्परेचर कम हो जाएगा ना वहां पे अगर हीट एनर्जी चली गई तो इस वजह से इवापोरेशन में कूलिंग होती है। क्योंकि क्या हुआ, जो एनर्जी थी इस पार्टिकल के अंदर ये इवापोरेशन के साथ साथ चली गई। ओके, समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स थे, इनको सोलर एनर्जी मिली, तो सोलर एनर्जी लेके पार्टिकल अपनी एनर्जी के साथ भी मूव ऑन कर गए, ऊपर की ओर चले गए, तो वहां पर क्या रह गया, ठंडक रह गई। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि व्हाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। व्हाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जब गरम एकदम गरम दिन होता है तो डेजर्ट कूलर अच्छा काम करता है, ठीक है, और जब ह्यूमिडिटी हो जाती है तो डेजर्ट कूलर अच्छा काम नहीं करता। तो उसका क्या रीजन है, इसको देखते हैं। डेजर्ट कूलर ठंडा कैसे करता है, कूलर हम सब ने देखा घरों में है, तो उसे ऐसा क्या कूलर के अंदर होता है कि ठंडा हो जाए। और हम अब एक कूलर में आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, हम कूलर रात को या दिन में भरते हैं, कुछ टाइम बाद में पानी एकदम खत्म हो जाता है, कहीं से पानी के निकलने का कोई सोर्स नहीं है, तो पानी खत्म कैसे हुआ, वो पानी गया कहाँ। सिंपल सा आंसर है, वो पानी इवेपोरेट हो गया। आप नोटिस करना, ऑब्जर्व करना कि जब हम कूलर को कमरे के अंदर फिट करते, जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल रही उसको, जहाँ पे इवेपोरेशन की रेट कम है, तो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता है वहां पे, तब वो ठंडक का एहसास नहीं कराता। और जैसे ही आप कूलर को खिड़की के पास में या कमरे के दरवाजे के पास में लगाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इवेपोरेशन होता है, तो उस वक्त वो ठंडा ज्यादा करता है। इसका कारण क्या है, देखो दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को हम देखते हैं। कूलर के अंदर में पानी भरा जाता है और साइड्स में, तीनों साइड्स में हम कूलिंग पैड्स लगाए जाते हैं और पानी उनके ऊपर गिरता है, ठीक है। अब जब पानी उनके ऊपर गिर रहा है और उधर से सनलाइट पड़ रही है, तो वो पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। जो वो पानी इवेपोरेट हो रहा है तो वहां से हीट एनर्जी भी क्या हो रही है, जा रही है। जब हीट एनर्जी जा रही है तो बच क्या गया अंदर, ठंडक, और वो ठंडी एनर्जी जो पंखा है वो हमारे को दे देता है। तो इसीलिए डेजर्ट कूलर जो है हॉट ड्राई डे पे अच्छा काम करता है देन अ ह्यूमिड डे। क्यों काम करता है, ड्यू टू दी इवेपोरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये इस टॉपिक के बाद में आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे इज मैटर अराउंड द स्फीयर।